सेक्शन 50A ये भी हमने पीजीबीपी में पढ़ा था। क्या पढ़ा था मैं याद दिलाता हूं आपको। पीजीबीपी में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था पावर जनरेशन कंपनी है, उनके पास ऑप्शन होता है स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन लगाने का। वहां पर हमने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि मान लिया कॉस्ट है 10 लाख, इस पे डेप्रिसिएशन लगाते लगाते डब्ल्यूडीवी आ गई मान लिया 6 लाख। अब सेलिंग प्राइस अगर लेस देन 6 लाख है, मान लेते हैं सेलिंग प्राइस 4 लाख है, तो आपको 2 लाख का लॉस हो गया ना। तो इस 2 लाख के लॉस का हमने नाम रखा था बैलेंसिंग टर्मिनल डेप्रिसिएशन, और इस 2 लाख को हम बिजनेस लॉस की तरह दिखा देते थे एज ए टर्मिनल डेप्रिसिएशन। लॉजिक ये था कि इसका मतलब आपने इस पर 2 लाख का डेप्रिसिएशन कम लगा रखा है। भी कोई चीज आपकी बुक में 6 लाख की है, मार्केट में 4 लाख की बिक रही है, इसका मतलब 2 लाख का और डेप्रिसिएशन जो लिखा नहीं अब लिख लो, टर्मिनल डेप्रिसिएशन बिजनेस लॉस माना जाता था। दूसरी सिचुएशन थी कि हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो 10 लाख और 6 लाख के बीच में हो, तो सेलिंग प्राइस है मान लिया 7 लाख। इसको बैलेंसिंग चार्ज बोला जाता था। बैलेंसिंग चार्ज का सेंस ये था कि आपने ज्यादा डेप्रिसिएशन लगा दिया, आपको डेप्रिसिएशन 10 लाख से कम करके आज की डेट में 7 लाख तक लगाना था, आपने लगा दिया 4 लाख और 6 लाख की वैल्यू कर दी। तो ये जो 1 लाख का आपको प्रॉफिट हुआ है, ये असल में प्रॉफिट क्या है? आपने डेप्रिसिएशन ज्यादा लगाया था, प्रॉफिट नहीं है ये ज्यादा आपने डेप्रिसिएशन लगा दिया था। तो डेप्रिसिएशन ज्यादा लगाने से आपने बिजनेस लॉस दिखा दिया था, अब बिजनेस इनकम दिखा दो। तो इस बैलेंसिंग चार्ज को बिजनेस की इनकम मानते। थर्ड सिचुएशन है कि आपने कॉस्ट से भी ज्यादा में बेचा इस असेट को, यहां पर मान लिया 11 लाख में, तो ये कहते हैं 4 लाख का तो बैलेंसिंग चार्ज है, बिजनेस इनकम है, बिजनेस की इनकम है 4 लाख, क्योंकि आपने अब तक जितना भी 4 लाख का डेप्रिसिएशन इसकी लाइफ में लगाया फालतू में लगाया, लगाना नहीं चाहिए था भाई। जब आपकी 10 लाख की खरीदी हुई एसेट 11 की बिक रही है तो क्या वो तो एप्रिशिएट हो रही है, तो आप डेप्रिसिएशन लगा रहे हो तो फालतू में लगा रहे हो, और वो आपने बिजनेस एक्सपेंस मान लिया था। अभी हमने 4 लाख बिजनेस इनकम मान लिया, लेकिन आपने 11 में बेचा तो जो 1 लाख रुपए का प्रॉफिट है ऊपर, कॉस्ट से ऊपर, ये कैपिटल गेन है। तो ये सेक्शन 50A ये हमने पीजीबीपी में भी पढ़ा था, और अब हम इसी बात को, इसी टॉपिक को दोबारा भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि वहां पर भी यूज, जैसे हमने आज पढ़ा सेक्शन 222C, जब हम अदर सोर्सेज में जाएंगे तो सेक्शन 222C फिर से पढ़ेंगे, तो ऐसे ये भी दोबारा से पढ़ रहे हैं हम। तो कैपिटल गेन ऑन इन केस ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट, जहां पर इलेक्ट्रिसिटी कंपनी डेप्रिसिएशन क्लेम करती है 32(1) फर्स्ट में, मतलब स्ट्रेट लाइन के हिसाब से। तो फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग कैपिटल गेन इन केस ऑफ असेट ऑफ assessee हैविंग मेन बिजनेस ऑफ जनरेशन ऑफ और डिस्ट्रीब्यूशन और जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो WDV of asset is taken as a cost of acquisition. The amount of sale consideration which is up to depreciation allowed is known as balancing charge, जो मैंने अभी आपको बताया बिजनेस इनकम मानी जाएगी। और ये बता रखा है कि ये in case the assessee has sold asset in the year of purchase and has not claimed depreciation on it, then this section shall not be applicable or capital gain will be computed in normal course. मान लिया जिस दिन आपने एसेट खरीदी, जिस साल, उसी साल बेच दी, तो उसी साल खरीदी उसी साल बेच दी, तो उस पर कोई डेप्रिसिएशन तो लगा ही नहीं, तो फिर नॉर्मल आप कैपिटल गेन निकालो, जैसे नॉर्मल तरीके से आप निकालते हो, ठीक है। अब सेक्शन 50B कहता है कैपिटल गेन ऑन स्लम सेल। अब ये स्लम सेल क्या होती है? आप अपने बिजनेस का एक हिस्सा बेच रहे हो और उस हिस्से में बहुत सारी एसेट है, आप सबका अलग अलग सेलिंग कंसिडरेशन नहीं निकाल रहे। आपने क्या करा, किसी की दुकान खरीद ली, सामान है उसमें, उसके साथ में दुकान में टीवी भी है, रेफ्रिजरेटर भी है, एसी भी है,
उसके अलावा स्टॉक भी है, ऐसे आपने सब कुछ खरीद लिया, तय हो गया, आपने 50 लाख में खरीद लिया। अब उसके अंदर तो बहुत सारी एसेट है, वो सब ट्रांसफर होगी, उन सब पे अलग अलग कैपिटल गेन निकालें या इकट्ठा निकालें, तो उसके लिए है ये स्लम सेल मीन्स सेल ऑफ होल और पार्ट ऑफ अंडरटेकिंग वेयर बाय any individual asset and individual liability is not valued but whole or part of the undertaking sold in lump sum consideration। हमने एक एक एसेट की वैल्यू का हिसाब नहीं लगाया, बेच दिया बिजनेस। सेल कंसिडरेशन shall be compared with the net worth of the undertaking and the difference shall be the capital gain। तो हम एक एक एसेट पे अलग अलग कैपिटल गेन नहीं निकालेंगे, हम ये देखेंगे जो बिजनेस का हिस्सा बेचा है उसकी नेटवर्थ मतलब एसेट माइनस लायबिलिटी क्या है और उसे कितने में बेचा है, और कैपिटल गेन एक साथ एक ही बार निकलेगा। Whether such capital gain will be short term or long term will depend on the period of ownership। जो हमने बिजनेस का हिस्सा बेचा वो कब से है हमारे पास। सेकंड प्रोविजो लगेगा, इंडेक्सेशन अप्लाई नहीं होगा। कोई एसेट 5 साल पुरानी है, कोई एसेट 10 साल, कोई 2 साल, अलग अलग हिसाब ही नहीं लगेगा, इंडेक्सेशन नहीं लगेगा। क्यों? कुछ ऐसी एसेट है जिसपे डेप्रिसिएशन लगता होगा, कुछ ऐसी एसेट है जिसपे डेप्रिसिएशन नहीं भी लगता होगा, सबको मिक्स किया, कोई इंडेक्सेशन नहीं होगा। सेलिंग प्राइस माइनस नेटवर्थ। नेटवर्थ कैसे निकलेगी? WDV ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट्स, जिस पर हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं उनकी WDV, और जो डेप्रिसिएशन नहीं लगाते उसकी बुक वैल्यू। और अगर एसेट के साथ साथ लायबिलिटी भी सेल आउट हो रही है तो लायबिलिटी का अमाउंट माइनस हो जाएगा। नोट है, कंटीजेंट लायबिलिटी को नहीं दिखाते हैं इसलिए उसे कंसीडर नहीं करेंगे। चार्टर्ड अकाउंटेंट की एक रिपोर्ट लगानी पड़ेगी आपको, और ये बताना पड़ेगा कि नेटवर्थ जो निकाला है वो CA साइन करेगा कि हाँ भैया ये सही निकाला, या वो निकाल कर बताएगा। और नेटवर्थ नील लेंगे अगर सेक्शन 35AD है, जहां पर सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर, हमने पढ़ा था सेक्शन 35AD बिजनेस के चैप्टर में, जहां पर लिखा था सारे कैपिटल नेचर के खर्चे भी आपको 100% डिडक्शन मिल जाती है। मतलब आपने बिल्डिंग खरीदी, मशीनरी खरीदी, वो भी बिजनेस एक्सपेंस मान लिया जाता है, बैलेंस शीट की जगह उसे P&L में दिखाया जाता है, तो उसकी वैल्यू तो जीरो हो चुकी है ना, तो उसकी वैल्यू जीरो लेंगे और सारा का सारा प्रॉफिट मान लिया जाएगा, क्योंकि उसकी वैल्यू जीरो है नेटवर्थ, तो सारा का सारा प्रॉफिट ले लिया जाएगा। चलिए एग्जाम्पल नंबर 21, गोदरेज लिमिटेड है और इन्होंने बैलेंस शीट हमें दे रखी है 31 मार्च 23 की, और ये लास्ट 8 साल से कर रहे हैं। बैलेंस शीट हमें दी है, कंपनी एंटर्स इनटू एन एग्रीमेंट विद एक्स लिमिटेड फॉर द सेल ऑफ दिस इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट फॉर विच द कंपनी विल गेट लम सम मनी ऑफ 17 लाख। तो ये पूरा बिजनेस इन्होंने 17 लाख रुपीस में सेल किया है, हमें कैपिटल गेन निकालना है, कंटीजेंट लायबिलिटी में हमें दी हुई है। तो असेसमेंट ईयर 2023-24 असेसमेंट ईयर हो जाएगा, और फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, स्लम सेल के केस में फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 17 लाख रुपीस में इन्होंने सेल किया बिजनेस। लेस करते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन स्लम सेल में नहीं होती है, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होती है नेटवर्थ। जब नेटवर्थ निकालेंगे तो असेट्स माइनस लायबिलिटीज कर सकते हैं, 50 लाख माइनस 35 लाख, या फिर सीधा हम देख सकते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कि 15 लाख रुपए की कैपिटल है। क्योंकि 8 साल पुराना बिजनेस है तो इसमें जो प्रॉफिट आएगा, कैपिटल गेन आएगा, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, क्योंकि 8 साल का बिजनेस है और 3 साल के बाद हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाता है, लेकिन इंडेक्सेशन अलाउ नहीं होगा, ये बात ध्यान रखनी है। सेक्शन 55A कहता है रेफरेंस टू वैल्यूएशन ऑफिसर with the view of ascertaining fair market value of an asset for the purpose of computation of capital gain, assessing officer may refer the valuation of capital asset to the valuation officer in the following cases। देखो भैया, जगह जगह पे हमें फेयर मार्केट वैल्यू निकालनी पड़ रही है,
हमने देखा बहुत सारी जगह निकालनी पड़ती है। हमने 1/4/2001 को भी फेयर मार्केट वैल्यू निकालनी पड़ती है। कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट में भी हमने फेयर मार्केट वैल्यू निकाला। जब लिक्विडेशन हुआ कंपनी का तो फेयर मार्केट वैल्यू निकला। जब उन्होंने, मतलब बहुत सारी जगह फेयर मार्केट वैल्यू निकालना। अगर ऑफिसर, असेसिंग ऑफिसर, मतलब जो इनकम टैक्स ऑफिसर है जो आपका केस देख रहा है, अगर उसे लगता है कि कुछ गड़बड़ है, इन्होंने फेयर मार्केट वैल्यू गड़बड़ कर रखी है, सही नहीं है, तो वो कह सकता है आपसे कि भैया वैल्यूएशन ऑफिसर के पास में आप वैल्यूएशन करा कर लाओ इसकी। इफ केसेस क्या क्या है, कब कब वो आपसे कह सकता है, कब कब आपसे कह सकता है, कौन कौन से केसेस में आपसे असेसिंग ऑफिसर कह सकता है कि भैया आप वैल्यूएशन ऑफिसर के पास जाकर इसकी वैल्यूएशन कराओ। तो क्या है, इफ द वैल्यू ऑफ द असेट एज क्लेम्ड बाय द असेसी इज इन अकॉर्डेंस विद द एस्टिमेट मेड बाय रजिस्टर्ड वैल्यूअर। आपको पता मार्केट में बहुत सारे रजिस्टर्ड वैल्यूअर है जिनका काम है वैल्यूएशन करना। रजिस्टर्ड है मतलब रिकॉग्नाइज्ड लोग हैं। और असेसिंग ऑफिसर को लगा कि भैया फेयर मार्केट वैल्यू सो क्लेम्ड इज लेस देन फेयर मार्केट वैल्यू। जैसे हमें कहीं पर फेयर मार्केट वैल्यू निकालनी है सेलिंग प्राइस डिसाइड करने के लिए, फुल वैल्यू कंसिडरेशन क्या होगा, फेयर मार्केट वैल्यू। अगर फेयर मार्केट वैल्यू कम लिखवा दी जाए तो टैक्स बच जाएगा या नहीं। तो हमने सोचा कि टैक्स है, अब पता चला हमारी जो असेट है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 80 लाख है। वैल्यूएशन ऑफिसर को 1 लाख रुपए दिए हमने और इसकी वैल्यूएशन 60 लाख लिखवा दी हमने। 20 लाख रुपए के ऊपर 20% के हिसाब से अगर हम टैक्स देखें तो 4 लाख रुपए बैठता है। 4 लाख रुपए बचाने के लिए 50,000 लाख रुपए दे भी दिए तो क्या दिक्कत होगी। तो असेसिंग ऑफिसर को लगा कि इन्होंने जो वैल्यू बताई है वो फेयर मार्केट वैल्यू से कम है, तो रजिस्टर्ड वैल्यूअर से कराई है तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, तो कुछ गड़बड़ का अंदेशा हुआ उसे। तो वो कह सकता है कि ये गवर्नमेंट का वैल्यूएशन ऑफिसर है, इससे वैल्यूएशन करा हुआ दोबारा से। या इफ असेसिंग ऑफिसर इज ऑफ ओपिनियन दैट मार्केट वैल्यू ऑफ असेट एक्सीड the value of asset is claimed by assessee by more than 15% of the value or by more than 25,000। या असेसिंग ऑफिसर को ऐसा लगे कि आपने जो वैल्यू बताई है उसके मुकाबले 15% से ज्यादा का फर्क है मार्केट वैल्यू में। जैसे आपने बताई वैल्यू कितनी, 60 लाख, और ये आपने रजिस्टर्ड वैल्यूअर से नहीं कराई, नॉर्मल कराई है, तो 60 लाख का 15% कितना होता है, 9 लाख। अगर उसे असेसिंग ऑफिसर को लगेगा कि मार्केट वैल्यू 69 लाख से ज्यादा है तो वो कह सकता। अगर उसे लगता है 65 लाख है तो नहीं कह सकता, लेकिन एक और पॉइंट लाया 25,000 तो फिर आप कह सकता है, क्योंकि अमाउंट बहुत हैवी इन्वॉल्व होगी ना। अब मान लिया कोई एसेट है 10,000 की है ना, आपने क्या कहा, फेयर मार्केट वैल्यू क्या है 10,000, मार्केट में एक्चुअल वैल्यू क्या है 11,000, कितने का फर्क है 1,000 का, तो 25,000 का तो है नहीं, और फर्क कितना है 10%, 15% का भी नहीं है, तो वैल्यूएशन ऑफिसर नहीं कह सकता। इतनी छोटी छोटी चीजों के लिए क्या परेशान करें, वैल्यूएशन ऑफिसर को भी परेशान करें, और फर्क कुछ पड़ेगा नहीं क्योंकि वैल्यू बहुत ज्यादा है नहीं। तो जहां छोटी वैल्यू इन्वॉल्व है वहां पर क्या बोला गया कि आप मत कर, नहीं असेसिंग ऑफिसर, तो 25,000 का फर्क होना चाहिए या 15% का फर्क होना चाहिए। If having regard to the nature of asset and other relevant circumstances, assessing officer feel that it is necessary to get the valuation done, then he can refer to the valuation। ये तो ब्रह्मास्त्र दे दिया असेसिंग ऑफिसर के हाथ में। उससे कहा कि अगर लगता है असेसिंग ऑफिसर को कि सिचुएशन के हिसाब से उसे करना जरूरी है तो वो कह दे। मतलब असेसिंग ऑफिसर किसी वजह से आपसे किलस गया, परेशान हो गया,
उसने कहा वैल्यूएशन ऑफिसर के पास जाओ। आपने कहा भाई साहब 15% भी नहीं है, 25,000 का भी फर्क नहीं है, तो आप कौन से सेक्शन में कैसे कह सकते हो? कहेगा सेक्शन 55A सब सेक्शन 3 ऑर्डर है कि आप वैल्यूएशन ऑफिसर के पास जाओ। आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। Where the assessing officer is of opinion that value taken by assessee as on 1/4/2001 is higher than the FMV, भाई आप क्या करोगे? अगर आपको फेयर मार्केट वैल्यू निकालना है सेलिंग प्राइस के लिए तो आप चाहोगे कम से कम निकले, लेकिन आपको याद है 1/4/2001 का फेयर मार्केट वैल्यू लेना होता है कॉस्ट के लिए, तो आप उसे ज्यादा से ज्यादा बनाने की कोशिश करोगे ना, तो उसे लगता है ये ज्यादा बनाया गया है, तो असेसिंग ऑफिसर आपसे कह सकता है कि आप भैया जाओ और किसके पास जाओ? वैल्यूएशन ऑफिसर के पास। सेक्शन 50C फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, वेयर कंसिडरेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ लैंड ऑन बिल्डिंग और बोथ इज लेस देन द वैल्यू अडॉप्टेड बाय स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू सर्कल रेट, then in such a case value so adopted for stamp duty shall be considered as sale consideration। भैया आप एक बार बताइए कि जब आप कोई एसेट सेल करते हैं तो आप क्या लेते हैं? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस ज्यादा से ज्यादा होगा तो टैक्स ज्यादा आएगा, तो आपकी कोशिश क्या रहेगी? कम से कम वैल्यू लेना, यही तो होगी। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की क्या कोशिश रहेगी कि आप सही वैल्यू लें, ज्यादा लें। तो यहां पर दोनों की खींचतान होगी। ऐसे ही जब आप कॉस्ट लेंगे फेयर मार्केट वैल्यू 1/4/2001, आपकी कोशिश रहेगी ज्यादा हो, टैक्स डिपार्टमेंट की रहेगी ज्यादा ना हो। तो यहां लिखा है कि सेलिंग कंसिडरेशन है लैंड एंड बिल्डिंग, और वो आपने स्टैम्प ड्यूटी से कम लिया है। स्टैम्प ड्यूटी क्या है? रजिस्ट्री कराने के लिए वैल्यू, उससे कम आप कैसे ले रहे हो? लिखा है देन इन सच ए केस वैल्यू सो अडॉप्टेड फॉर स्टैम्प ड्यूटी शैल बी कंसीडर्ड एज सेल कंसिडरेशन। आपकी स्टैम्प ड्यूटी को ही हम सेलिंग प्राइस मान लेंगे, लेकिन स्टैम्प ड्यूटी जो होगी वो तभी लेंगे जब वो डिक्लेयर कंसिडरेशन के 110% से ज्यादा हो। ये क्या मतलब हुआ समझो। मान लिया आपने कहा जी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है 50 लाख, हमने घर बेचा 50 लाख। असेसिंग ऑफिसर ने देखा कि इसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू क्या है? 70 लाख है ना। तो वो क्या कहेगा कि भैया 70 लाख लो, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लो, ठीक है, क्योंकि ये इसके 110% होता 55 लाख, 55 लाख से ज्यादा है। लेकिन अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 51 लाख, तो हम फिर 51 लाख नहीं लेंगे, 50 लाख ही लेंगे, क्योंकि 10% से ज्यादा का फर्क नहीं है। तो 10% तक तो मानते हैं कि चलो कोई बात नहीं, इससे ज्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। इन केस ट्रांसफर ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग ऑफ बोथ विच इज नॉट रजिस्टर्ड फॉर स्टैम्प ड्यूटी, स्टैम्प ड्यूटी पता ही नहीं, बट इज ट्रांसफर अंडर द पावर ऑफ अटॉर्नी, then sale consideration shall be the price which the stamp duty authority would have adopted। स्टैम्प ड्यूटी नहीं है, रजिस्ट्री नहीं करा रहे, पावर ऑफ अटॉर्नी है, तो ये कब मान लिया रजिस्ट्री करा रहे होते तो जो प्राइस होता वही स्टैम्प ड्यूटी प्राइस को कंपेयर करेंगे। इफ assessee claim before the assessing officer that value adopted for stamp duty is higher than the fair market value, अब क्या हुआ? आपने कितने में बेचा घर? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू क्या है? आप पढ़ गए, जरा मार्केट में जाकर तो पता करो। ये तो गवर्नमेंट ने हम पे अननेसेसरी 70 लाख की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कर रखी है। हम गवर्नमेंट से कहां तक लड़ाई करें? लेकिन सच्चाई है 50 लाख से ज्यादा नहीं बिक रही। आप मार्केट में जाके पता तो करो। जेन्युइन केस हम कह रहे हैं। और वैल्यू अडॉप्टेड फॉर स्टैम्प ड्यूटी हैज नॉट बीन डिस्ट्रीब्यूटेड इन एनी अपील बिफोर एनी अथॉरिटी, द असेसिंग ऑफिसर कैन रेफर द वैल्यूएशन ऑफ कैपिटल एसेट टू द वैल्यूएशन ऑफिसर। आप पढ़ गए, कह रही भैया आप पता तो करो। तो आप क्या कह सकते हैं? आपने कहा कि भैया ये सब दिक्कतें आ रही हैं, तो असेसिंग ऑफिसर इसे वैल्यूएशन ऑफिसर के पास भेज सकता है कि भाई वैल्यू करो। अगर वैल्यूएशन ऑफिसर कहता है कि 50 लाख है,
तो ठीक है ना, फिर कोई बात नहीं, सही मान लेंगे इसको। अब वैल्यूएशन ऑफिसर के पास हमने बहुत सारे केसेस देखे, कब कब कर सकते हैं। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लैंड एंड बिल्डिंग के केस में, अदर केसेस में भी 25,000 का फर्क हमने देखा, 15% का फर्क देखा। अब वैल्यूएशन ऑफिसर के पास में एसेट पहुंच गई वैल्यूएशन के लिए और उसने वैल्यूएशन करी, तो होगा क्या, तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। वैल्यूएशन ऑफिसर जब इसकी वैल्यूएशन करेगा तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। इफ द फेयर मार्केट वैल्यू एज डिटरमाइंड बाय द वैल्यूएशन ऑफिसर is less than the value adopted for stamp duty purpose, the assessing officer may take such fair market value as determined by the assessing officer। तो ये क्या रखा है, असेसिंग ऑफिसर ने कहा जी ये वैल्यू 58 लाख है जी फेयर मार्केट वैल्यू, 50 लाख तो नहीं है, 70 लाख भी नहीं है, 58 है, तो असेसिंग ऑफिसर कह सकता है फाइन 58 लाख ले लो। अगर वैल्यूएशन ऑफिसर कहता है 50 लाख है तो 50 लाख ले लो। ये असेसिंग ऑफिसर मे टेक लिखा है, शुड टेक और विल टेक नहीं, मे टेक, मतलब असेसिंग ऑफिसर की मर्जी है, अभी भी वो अड़ सकता है अभी भी। If fair market value as determined by valuation officer is more than the stamp duty purpose, assessing officer shall not adopt such fair market value and will take। अब मान लिया वैल्यूएशन ऑफिसर ने कहा अजी इस घर की वैल्यूएशन तो 80 लाख है जी, आप क्या कह रहे थे 50 लाख है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू क्या कह रही थी 70 लाख है, असेसिंग ऑफिसर क्या कह रहा था 70 लाख लो, आप क्या कह रहे थे भैया मार्केट वैल्यू ही इसकी 50 लाख है। ठीक है जी, आपने कहा चलो कोई बात नहीं, वैल्यूएशन ऑफिसर से कहा, वैल्यूएशन ऑफिसर कहा जी 80 लाख है, तो ये नहीं है कि अब 80 लाख ले लेंगे, क्या जी 70 लाख लेंगे। जब गवर्नमेंट कह रही है 70 लाख तो हम उससे ज्यादा नहीं ले रहे, क्योंकि या तो आपको जी 80 लाख में बेची है तो हम 80 लाख ले लेंगे, आप कह रहे हो 50 में तो हम 80 नहीं कह सकते 70 कह सकते। क्लियर है ये बात। फर्स्ट प्रोविजो क्या कहता है, प्रोविजो मतलब एक्सेप्शन, इफ डेट ऑफ एग्रीमेंट एंड डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आर नॉट द सेम then value determined by the stamp valuation authority on the date of agreement shall be taken into। एग्रीमेंट हुआ आज, रजिस्ट्री हुई 6 महीने बाद, साल भर बाद, तो ट्रांसफर तो आज का ही है ना, रजिस्ट्री की डेट ही तो आगे खिसकी है, तो जो जिस दिन ट्रांसफर है उस दिन की वैल्यूएशन ली जाएगी। सेकंड प्रोविजो, फर्स्ट प्रोविजो शैल अप्लाई ओनली व्हेन द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन और पार्ट कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय अकाउंट पे चेक और ड्राफ्ट, मतलब ये कह रहा है कि ऑनलाइन पेमेंट करो या बैंक के थ्रू, मतलब नंबर 1 में पेमेंट करो, इन शॉर्ट कैश में नहीं, है ना। अगर आप कैश में पेमेंट करते हैं या मतलब थ्रू द ऑथराइज्ड, आप ना तो बैंक के थ्रू चेक के थ्रू पेमेंट नहीं करते हो, तो फिर हम क्या कहेंगे भैया फिर तो 1-2 साल बाद करा रहे हो, तभी की ले लो, तब तो महंगाई बढ़ गई होगी, तो आपको और नुकसान होगा, वैल्यूएशन और ज्यादा निकल के आएगी। एग्जाम्पल देखते हैं 22 क्या कह रहा है। मिस्टर एक्स है, उन्होंने हमें डाटा दे रखा है, सिचुएशन नंबर 1 देखते हैं पहले। इन्होंने कहा जी 200 लाख रुपए है सेलिंग प्राइस, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू क्या है 220 लाख, ठीक है। क्या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 110% से ज्यादा है, नहीं, बिल्कुल एग्जैक्ट 110% है, उससे ज्यादा नहीं है, तो भैया नहीं है तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू नहीं ली जाएगी, 200 लाख ठीक माना जाएगा, क्योंकि असेसिंग ऑफिसर 10% से ज्यादा होने पे ही आपको कह सकता है कि हम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेंगे। यहां पर कितना है 4%, यहां कितना है 20%, तो यहां पर बिल्कुल ज्यादा है, तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 240 रुपए लिया जाएगा सेल कंसिडरेशन। एग्जाम्पल नंबर 23, मिस्टर एक्स को उसके फादर से 2004 मई में एक घर मिला है, ये उसके फादर ने 2000 जनवरी में 2,50,000 रुपीज का ये घर खरीदा था और उसने 2006 में इम्प्रूवमेंट किया है, ये घर 67,50,000 में सेल आउट हुआ है, मिस्टर एक्स ने सेल किया है,
और स्टैम्प ड्यूटी 70,90,000 रुपीज स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ली गई है इसके लिए, और विच वाज नॉट कंटेस्टेड बाय द बायर, बायर ने मना नहीं करा है। तो ये बेचा है 67,50,000 में, और स्टैम्प ड्यूटी 70,90,000 है। लेकिन असेसी की रिक्वेस्ट पर असेसिंग ऑफिसर ने रेफरेंस भेजा वैल्यूएशन ऑफिसर को, मतलब असेसी चाहता है कि इस घर की कीमत को कम दिखाया जाए। 67,50,000 रुपीज बेचा है, लेकिन रजिस्ट्रेशन करते हुए ये है 70,90,000। वो बायर ने कहा कोई बात नहीं, बायर जो भी है वो रजिस्ट्री के चार्जेस देने को तैयार है। लेकिन असेसी ने कहा कि भैया असेसिंग ऑफिसर से इस घर को वैल्यूएशन ऑफिसर से कराओ ताकि टैक्स कम लगे, क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेनी पड़ेगी। जो हमने पढ़ा था स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू के लिए, क्या पढ़ा था कि अगर फेयर वैल्यू, if the fair value determined by valuation officer is less than the value adopted for stamp duty, तो असेसिंग ऑफिसर ये फेयर वैल्यू ले सकता है। तो ये सोचकर असेसी ने कहा कि वैल्यूएशन ऑफिसर अगर वैल्यू कम बोल देगा तो कम ही ले ली जाएगी। और हमें ये पता है कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू शैल बी टेकन अगर वो डिक्लेयर कंसिडरेशन से 10% से ज्यादा है। ठीक है, तो यहां पर तो वो सिचुएशन नहीं है, 10% का डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी। और दूसरा, इफ द वैल्यू टेकन बाय द वैल्यूएशन ऑफिसर इज मोर देन द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, तो असेसिंग ऑफिसर फेयर मार्केट वैल्यू नहीं लेगा, वो केवल स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेगा। इन शॉर्ट, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा वैल्यू तब तक नहीं आएगी जब तक कि खुद असेसी ना कहेगी मैंने इससे ज्यादा में बेचा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं मैं कि मान लिया एक्चुअल में सेलिंग प्राइस किसी एसेट का जो है 100 है और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 130, तो 130 ही ली जाएगी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। फेयर मार्केट वैल्यू, अगर वैल्यूएशन ऑफिसर ने कहा कि फेयर मार्केट वैल्यू है 120, तो 120 लिया जा सकता है। लेकिन अगर उसने 140 बोला तो 140 नहीं लिया जाएगा, 130 ही लिया जाएगा। तो रिस्क बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन कम वैल्यू हो सकती है। द वैल्यू डिटरमाइंड बाय द वैल्यूएशन ऑफिसर इज 77,95,000। इसका मतलब उसने स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से भी ज्यादा वैल्यू ले ली। तो ब्रोकरेज 1% है सेलिंग प्राइस का, जो एक्स ने दिया है। मार्केट वैल्यू 142,001 की दे रखी है, हमें कैपिटल गेन निकालना है। तो सबसे पहली बात तो ये कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 10% से ज्यादा नहीं है। अगर असेसी कुछ ज्यादा ड्रामे नहीं करता तो 67,50,000 ही फुल वैल्यू कंसिडरेशन हो जाता और कोई दिक्कत नहीं होती। इसने लालच किया, इसने कहा नहीं 67,50,000 होना चाहिए, क्योंकि 67,50,000 इंटू 110%, अगर ये 74,25,000 से ज्यादा होता तो असेसिंग ऑफिसर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेता। 10% का डिफरेंस तो है नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन इन्होंने ज्यादा परेशान करके ज्यादा उछल कूद मचाने लगे कि अरे नहीं जी, मुझे तो जो है 67,550 करना, ये नहीं करना। तो वैल्यूएशन ऑफिसर को बोला उसने और वैल्यू ज्यादा बता दी। अब ज्यादा वैल्यू बताने पर स्टैम्प ड्यूटी से ज्यादा नहीं ली जाएगी, इसलिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ही लिया जाएगा, और वो है 70,90,000। इसमें से लेस होंगे एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, और एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर है 1% ऑफ द सेल कंसिडरेशन। सेल कंसिडरेशन है 67,50,000, उसका 1% 67,500 नेट सेल कंसिडरेशन आ जाएगा। इसमें से लेस होगा
इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और फादर से मिला है तो प्रीवियस ओनर के केस में फादर की कॉस्ट ली जाएगी, क्योंकि ये फादर ने 2001 से पहले खरीदा था, तो 2001 की फेयर मार्केट वैल्यू और कॉस्ट जो भी ज्यादा वो लेना है। तो उस दिन की उसकी एक्चुअल कॉस्ट है 2,50,000 और फेयर मार्केट वैल्यू है 270, तो दोनों में से ज्यादा जो है वो लिया जाएगा 270 इनटू ट्रांसफर ईयर इंडेक्स नंबर। तो ये जो असेट बेची गई है पीरियड ऑफ होल्डिंग, तो फादर की होल्डिंग से जनवरी 2000 से ली जाएगी, और जो इन्होंने बेचा है नवंबर 22 में, तो नवंबर 22 का मतलब प्रीवियस ईयर 22-23, उसका इंडेक्स नंबर 331, और फादर के एक्विजिशन ईयर का इंडेक्स नंबर 100 लिया जाएगा। ये अमाउंट आ जाएगी 8,93,700। उसके बाद में इंप्रूवमेंट हुआ है 7 लाख का जून 2006 में, तो जून 2006 का मतलब होता है 2006-7, और 6-7 का इंडेक्स नंबर है 122, तो ये आ जाएगा 18,99,180, और कैपिटल गेन आ जाएगा 42,29,620, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी कि कैसे इसकी कैलकुलेशन करनी। सेक्शन 50D फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन वेयर कंसिडरेशन इज नॉट असर्टेनेबल। कभी कभी क्या होता है कि हमें कंसिडरेशन का पता नहीं लगा सकते, हमें पता नहीं है या हम पता नहीं लगा सकते सिचुएशन के हिसाब से। इफ कंसिडरेशन रिसीव्ड और accruing as a result of transfer of capital asset by an assessee is not ascertainable or can't be determined, then for the purpose of computing income chargeable to tax as capital gain, the fair market value of said asset on the date of the transfer shall be deemed to be the full value of consideration received or accruing as a result of such transfer। इसका मतलब क्या है कि अगर हमने कोई एसेट बेची है और किसी वजह से हम उसका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन का पता नहीं लगा सकते हैं, तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान लिया जाएगा। एक और टॉपिक है सेक्शन 51 में एडवांस मनी फॉरफिटेड। ये क्या है? देखिए कभी कभी ऐसा होता है हमने कोई असेट बेचने के लिए बात करी, और ज्यादातर ये इमूवेबल प्रॉपर्टी में लैंड एंड बिल्डिंग में होता है कि हमने क्या काम करा, हमने असेट बेचने के लिए बात करी, कुछ एडवांस ले लिया। तो प्रैक्टिकली क्या रहता है, प्रैक्टिकली एक है ना सिचुएशन है क्या, जैसे ये एक लैंड है, ए ने बी को सेल करने के लिए बात करी 50 लाख में, बी ने 5 लाख का एडवांस दे दिया, ठीक है। अब अगर ए मना करते हैं कि भैया मैं नहीं बेचूंगा, तो प्रैक्टिकली क्या होता है, ए बी को 10 लाख रुपए वापस देंगे डबल, और बी कहता है कि मुझे अब नहीं खरीदना है, तो जो 5 लाख रुपए डिपॉजिट करे थे बी ने वो फॉरफिट हो जाएंगे, जब्त हो जाएंगे। इसे एडवांस मनी फॉरफिटेड बोलते हैं कि बी ने 5 लाख जमा किए, बाद में बी ने कहा मुझे नहीं खरीदना है, तो ये 5 लाख रुपए जो एडवांस मिला था ये वापस नहीं करेंगे। तो प्रैक्टिकली ये होता है। तो इसका क्या ट्रीटमेंट होगा कैपिटल गेन में, क्योंकि ये मिस्टर ए के लिए तो इनकम हो गई ना, मिस्टर ए को 5 लाख मिले, उन्होंने वापस नहीं करना, तो ए के लिए इनकम हो गई। तो 31 मार्च 2014 तक क्या होता था, 31 मार्च 2014 तक इसका ट्रीटमेंट डिफरेंट होता था, और उसके बाद में इसका ट्रीटमेंट डिफरेंट होने लगा। पहले क्या होता था, इफ सेलर ऑफ असेट फॉरफिट एनी एडवांस मनी रिसीव्ड बाय हिम, देन द अमाउंट सो फॉरफिटेड शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। जो भी हम फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में से लेस करते थे ना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, चाहे वो फेयर मार्केट वैल्यू होती है, अगर 2001 से पहले या कोई और अलग अलग सिचुएशन में कई बार हम फेयर मार्केट वैल्यू लेते हैं, या डेप्रिशिएबल एसेट में WDV लेते हैं। तो ये कह रहे हैं चाहे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस कर रहे हो आप, चाहे फेयर मार्केट वैल्यू लेस कर रहे हो, चाहे रिटर्न डाउन वैल्यू लेस कर रहे हो, कुछ भी लेस कर रहे हो, आप उसमें से इसको लेस कर दीजिए। कैसे, मैं एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लिया ये एसेट बाद में इन्हें बेची 60 लाख में, मान लिया
ऐसी इमेजिनरी फिगर लेकर बता रहा हूं। तो ये लिखेंगे फुल वैल्यू कंसिडरेशन 60 लाख, माइनस करेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, अगर ये लॉन्ग टर्म है तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करेंगे। मान लेते हैं ये एसेट इनकी 27 लाख की है कॉस्ट, तो इंडेक्सेशन से पहले ये जो एडवांस मनी फॉरफिट किया था ना 5 लाख, ये माइनस कर देंगे, तो इनकी कॉस्ट 22 लाख हो जाएगी। फिर उसका इंडेक्सेशन हो, मान लिया 100 है या जो भी है इंडेक्स तो हमने क्या करा, एडवांस मनी फॉरफिटेड को जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होती है उसमें से लेस कर दिया, क्योंकि एक तरीके से ये प्रॉफिट है और हमारी कॉस्ट को कम कर रहा है। लेकिन 1481 से पहले वाली एडवांस मनी फॉरफिटेड, ठीक है, तो अगर एडवांस मनी फॉरफिटेड किया था 1481 से पहले, तो कॉस्ट में से वो लेस हो जाएगा, मतलब फेयर मार्केट वैल्यू में से तो नहीं, कॉस्ट में से। और एनी अमाउंट फॉरफिटेड बाय द प्रीवियस ओनर इज नॉट डिटेक्टेबल। ये इंपॉर्टेंट बात है। ये क्या है, इसे समझते। मान लिया ए ने बी को गिफ्ट करा, अब बी ने आगे सी को सेल करा, तो जब सेल का कैपिटल गेन निकालेंगे सेल पर, इस सेल पर जो बी ने सी को सेल करा है, तो जो एडवांस मनी बी ने फॉरफिट किया वो तो लेस होगा कॉस्ट में से, लेकिन अगर कोई एडवांस मनी ए ने फॉरफिट किया है तो वो लेस नहीं हो। तो इसलिए यहां लिखा है कि अगर प्रीवियस ओनर ने कोई एडवांस मनी फॉरफिट किया है तो वो डिटेक्टेबल नहीं है। ये सारी सिचुएशन है कि अगर ये एडवांस मनी फॉरफिट हुई है 2014 31 मार्च 2014 तक, लेकिन उसके बाद का सीन अलग है। Any amount received as an advance or otherwise in the course of negotiation for the transfer of capital asset, if such amount is forfeited, the negotiation do not result transfer of capital gain, will be regarded as income from other sources. इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होगी, ना कि उसे लेस करेंगे। ये बिल्कुल लॉजिकल बात है। देखो क्या होता है, मान लिया एडवांस मनी फॉरफिट हुई, आपसे ये कहा गया कि इस एडवांस मनी फॉरफिटेड को हम लेस करेंगे जब आप इसे बेचेंगे कॉस्ट में से। मान लिया बेची ही नहीं, तो ये प्रॉफिट तो टैक्सेबल हुआ ही नहीं, और अगर बेची तो बहुत टाइम बाद बेची। तो इसलिए इस झंझट को खत्म किया कि भैया जिस साल इनकम मिली है, एडवांस मनी फॉरफिटेड किया, उसी साल की इनकम है, और क्योंकि ये अदर सोर्सेज की इनकम है। एग्जाम्पल नंबर 24, मिस्टर एक्स ने परचेज किया एक हाउस प्रॉपर्टी 95 में, 125 में और 75,000 इंप्रूवमेंट किया मार्च 2001 में। इसका कोई यूज नहीं है, क्योंकि 1 अप्रैल 2001 से पहले का इंप्रूवमेंट इग्नोर करना है। कंपनी को बेचने की बात हुई मई 2003 में और 40,000 का एडवांस मिला, और ये पेमेंट नहीं होने की वजह से फॉरफिट कर लिया। क्योंकि 2014 से पहले का है, तो हमने बात की थी अभी कि अगर ये 1481 इसलिए यहाँ लिखा है, रीजन बीइंग कि पहले इंडेक्सेशन जो लिया जाता था 1481 से पहले लिया जाता था, 100 नंबर 81 का होता था, लेकिन बाद में ये हो गया, तो इसे 2001 कर लीजिएगा अगर आपके असाइनमेंट में ये लिखा। तो 31 मार्च 2014 से पहले अगर फॉरफिट किया है तो इसे हम कॉस्ट में से लेस करते हैं, उसी को समझना चाह रहे हैं हम। इन्होंने मार्च 23 में सेल किया है, फेयर मार्केट वैल्यू 14/2001 की भी बता रखी है, हमें कैपिटल गेन निकालना है। तो करते हैं, कैपिटल गेन निकालते हैं। सबसे पहले तो पीरियड ऑफ होल्डिंग और असेसमेंट ईयर 2023-24। पीरियड ऑफ होल्डिंग, ये जो प्रॉपर्टी है इन्होंने 95 में खरीदी और इसको मार्च 23 में सेल किया, तो लॉन्ग टर्म है। फुल वैल्यू कंसिडरेशन लिखना है सेलिंग प्राइस, और इन्होंने बेची है 46 लाख में, लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्योंकि ये 2001 से पहले की है, तो फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1/4/2001 ये है 3,90,000, या एक्चुअल कॉस्ट 1,25,000 whichever is higher 390। अब इसमें से
हम लोग माइनस करते हैं एडवांस मनी फॉरफिटेड, क्योंकि ये 2014 से पहले की है और एडवांस मनी जो फॉरफिट हुई है वो 40,000 हुई है। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इफेक्टिवली इनकी 3,50,000 है, इज इनटू करंट ईयर इंडेक्स नंबर डिवाइड बाय एक्विजिशन ईयर इंडेक्स नंबर। 3,50,000 into 331 upon 100, 11,58,500। और इम्प्रूवमेंट भी है, लेकिन वो इम्प्रूवमेंट हमें इग्नोर करनी है। तो हमारे पास कैपिटल गेन आ जाएगा 34,41,500। कैपिटल गेन इन रेस्पेक्ट ऑफ सेल्फ जनरेटेड एसेट। सेल्फ जनरेटेड एसेट होती क्या है, सबसे पहले तो हमें ये सीखना पड़ेगा। सेल्फ जनरेटेड एसेट ऐसी एसेट होती है जो अपने आप से जनरेट हो जाती है, जैसे कि गुडविल। हम किसी के यहाँ किराए पर रहते हैं, रेंट पर रहते हैं, 10-15-20 साल हो गए, अब वो हमें कह रहा है कि आप मकान खाली करिए, तो कई बार टेनेंट कहता है कि नहीं भैया ये घर तो मेरा है, मैं नहीं छोड़ रहा इसको। बदले में वो पैसा लेता है और छोड़ता है, तो ये क्या है, टेनेंसी राइट, सेल्फ जनरेटेड एसेट। ऐसे ही बहुत सारी चीजें होती हैं जो सेल्फ जनरेटेड एसेट होती हैं, उसका कैपिटल गेन कैसे निकाला जाए ये हम सीख रहे हैं। कैपिटल गेन इन रेस्पेक्ट ऑफ सेल्फ जनरेटेड एसेट, गुडविल ऑफ बिजनेस, right to produce, manufacture or process any article or thing carry to business, tenancy right, route permits, loom hours। रूट परमिट होता है, कई बार टाइम के हिसाब से हमें रूट परमिट मिलता है कि आप यहाँ पर भी अपनी गाड़ी चला सकते हो, यहाँ पर भी। लूम आवर्स होता है, हैंडलूम इंडस्ट्रीज में कुछ वर्किंग आवर्स होते हैं। ट्रेडमार्क होता है, हम कोई निशान लगातार यूज कर रहे हैं तो वो ट्रेडमार्क की तरह हम बाद में यूज कर सकते हैं। ब्रांड नेम होता है। ये सारी सेल्फ जनरेटेड एसेट है अगर हमने इसे खरीदा नहीं। तो गुडविल ऑफ प्रोफेशन इज नॉट सेल्फ जनरेटेड एसेट अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट, सो नथिंग विल बी टैक्सेबल। ऐसा होता है कि जो गुडविल होती है प्रोफेशनल की, उसमें क्या रहता है, एक इंपॉर्टेंट बात की, जैसे मैं प्रोफेशनल हूं तो मैं अपनी गुडविल नहीं बेच सकता। मैं पढ़ा रहा हूं, आपको मेरा अगर पढ़ाना पसंद है तो आप मेरे से ही पढ़ेंगे। मैं कहूं कोई और मेरी जगह पढ़ाएगा तो आप नहीं पढ़ेंगे जो सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूं। तो ऐसे ही कोई डॉक्टर है जिसके पास आप जाते हैं इलाज कराने के लिए, अगर वो कहे कि मेरी जगह ये करेगा आपका इलाज, तो हो सकता है कंफर्टेबल ना हो, आप मना कर दें। लेकिन बिजनेस में क्या है, आप एक दुकान पर गए, आपने कोई सामान खरीदा, वहां पर कोई और ओनर आ गया, आपको उससे मतलब भी नहीं होता। कई बार आप जाते हैं सामान खरीदते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, खाते हैं, आ जाते हैं। तो गुडविल बिजनेस का बेचना इजी है, लेकिन प्रोफेशन की गुडविल जनरली बिकती नहीं है। इसलिए इन्होंने कहा कि हम प्रोफेशन की गुडविल, क्योंकि सेल आउट नहीं होती है, इसलिए हम उसे कैपिटल एसेट ही नहीं मानते, तो उसे कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे, बाकी कैपिटल एसेट होंगी। अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लिया जाए। पहले क्या होता था कि लोग कहते थे सेल्फ जनरेटेड एसेट है, इसमें हमने बहुत मेहनत करी है, और इतनी मेहनत करी है जिसको हम पैसों में कैलकुलेट नहीं कर सकते, और इम्प्रूवमेंट भी हमने इतना करा जिसे पैसे में हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इम्प्रूवमेंट का पता नहीं लगाया जा सकता। इसलिए वो ये कहते थे कि भैया, लोग कहते थे कि इस पे कैपिटल गेन ही नहीं निकाला जा सकता। तो इनकम टैक्स ने कहा नहीं, कैपिटल गेन निकलेगा, पूरा कैपिटल गेन जो भी हमने बेचा सारा टैक्सेबल करेंगे। कैसे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इम्प्रूवमेंट नील लेंगे। इवन ये एसेट आपकी 1/4/2001 से पहले की है तो भी हम इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंप्रूवमेंट नील लेंगे। फेयर मार्केट वैल्यू लेने का ऑप्शन नहीं है। इंप्रूवमेंट भी हमेशा नील ली जाएगी। अगर ये आपने खरीदी है एसेट किसी से, फिर तो कोई बात ही नहीं, खरीदी है तो इसे नॉर्मल एसेट माना जाएगा, सेल्फ जनरेटेड नहीं माना जाएगा। However, in case of capital asset being goodwill of business or profession in respect of its depreciation has been under section 32(1) has been obtained by the assessee in previous year up to 1920, the cost of acquisition of such goodwill shall be the amount of purchase price for such previous owner as reduced by the amount of depreciation up to 1920। असल में क्या है कि आपने पीजीपीबी में पढ़ाई था
कि गुडविल पर 1920 प्रीवियस ईयर तक डेप्रिसिएशन लगता था, उसके बाद मना हो गया कि डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। तो अगर आपने किसी से खरीदा है, प्रीवियस ओनर से लिया है और प्रीवियस ओनर के लिए कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन ठीक है, लेकिन 1920 तक का ही डेप्रिसिएशन लेस होगा, उसके बाद का डेप्रिसिएशन लेस नहीं होगा। एग्जाम्पल नंबर 25, पी ने बिजनेस शुरू किया है 15 अप्रैल 2002 को और ये बिजनेस इसने बेच दिया है 18 अप्रैल 22 में और इसे 12 लाख रुपए गुडविल के मिले। तो बिजनेस की जो गुडविल है वो तो ठीक है, निकाली जा सकती है। तो इसमें हम क्या करते हैं, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 12 लाख, बेचा 12 लाख में, और ये लॉन्ग टर्म है क्योंकि पीरियड ऑफ होल्डिंग हम 2002 से 22 मानेंगे, तो ये लॉन्ग टर्म माना जाएगा। और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इम्प्रूवमेंट नहीं ले सकते, तो इसलिए सेल्फ जनरेटेड एसेट में पूरा ही हमारा सेलिंग प्राइस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। अब 1 का बी करते हैं पॉइंट, व्हाट विल बी योर आंसर अगर पी ने परचेज किया था गुडविल 2 लाख रुपए में। तो अगर इसने 2 लाख रुपए में बिजनेस में ये परचेज किया था, तो ये तो नॉर्मल असेट मानी जाएगी और नॉर्मल असेट की तरह इसमें इंडेक्सेशन होगा। इन्होंने 2 लाख में खरीदी थी, इस साल का इंडेक्स नंबर है 331 और इन्होंने जो खरीदी थी वो 15/4/2002 में खरीदी होगी, इसका मतलब 2002-2003 का इंडेक्स नंबर 105। तो ये इंडेक्सेशन होगा, नॉर्मल क्वेश्चन की तरह इसे सॉल्व करेंगे। इसका इंडेक्स वैल्यू ऑफ इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ जाएगा 6,30,476 और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा 5,69,524। सेकेंड केस देखते हैं। R has been living in a rented accommodation since May 94 और 500 पर मंथ रेंट दे रहे थे। अब इन्होंने मकान खाली करने के बदले में 5 लाख रुपए लिए, तो ये फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा 5 लाख। और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट और एक्विजिशन सब नील माना जाएगा और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा 5 लाख। तो सिंपल हो गया, 5 लाख का कैपिटल गेन आ जाएगा। थर्ड सिचुएशन, ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, इन्होंने अपनी प्रैक्टिसिंग किसी और सीए को दे दी है और गुडविल लिया 5 लाख। तो हमने अभी अभी बात की थी कि जो प्रोफेशन की गुडविल है उसे बेचा नहीं जा सकता, इसीलिए कैपिटल गेन नहीं लगाया जाता सेल्फ जनरेटेड एसेट में। तो नो कैपिटल गेन, क्योंकि हमारी गुडविल ऑफ प्रोफेशन is not a capital asset, ये कैपिटल एसेट ही नहीं है। आर ने परचेज किया टेनेंसी राइट 160 में और इन्होंने बेच दिया 20 लाख में, तो ये नॉर्मल एसेट है क्योंकि खरीदी हुई एसेट बेची है। फुल वैल्यू कंसिडरेशन इन्होंने 20 लाख में सेल आउट किया है और लॉन्ग टर्म है। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस करेंगे तो खरीदा है 160 में, लेकिन 14/2000 उनकी फेयर मार्केट वैल्यू 2,50,000 है, तो इसकी इंडेक्स वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पर इन्होंने, अच्छा इसमें ये था एक इम्पोर्टेंट बात, यहाँ इम्पोर्टेंट बात है एक कि जो हमारे पास सेल्फ जनरेटेड ये वाली एसेट होती हैं, इनके लिए हमारे पास फेयर मार्केट वैल्यू 14/2001 का टेनेंसी राइट है जैसे, तो इन सब के लिए हमें फेयर मार्केट वैल्यू लेने का ऑप्शन ही नहीं है। मतलब अगर ये सेल्फ जनरेटेड है
तो नील है और ऑप्शन तो है ही नहीं। अगर ये सेल्फ जनरेटेड नहीं भी है ये एसेट और अगर आपने किसी से खरीदी है तो भी आप इनका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ही लेना है। इनका फेयर मार्केट वैल्यू 1/4/2001 को लेने का ऑप्शन नहीं है, इसमें मना कर रखा है। तो इसका 1/4/2001 का फेयर मार्केट वैल्यू नहीं ले पाएंगे हम लोग। तो ये आ जाएगा 5,29,600 और कैपिटल गेन आ जाएगा 14,70,400। तो ये ध्यान रखना है, इंडेक्सेशन का हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, 1 जनवरी 2005 को मिस्टर एक्स ने परचेज किया रूट परमिट दिल्ली गवर्नमेंट से। तो ये तो परचेज कर लिया इन्होंने 5 लाख रुपए का आगरा दिल्ली के बीच में। मार्च 12 को दिल्ली गवर्नमेंट ने अवार्ड कर दिया इन्हें रूट परमिट बस चलाने का दिल्ली जयपुर में, क्योंकि इन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी। अब ये सेल्फ जनरेटेड एसेट है। ऑन 20 मार्च 23 इन्होंने दोनों ही रूट परमिट बेच दिए 9 लाख रुपए के। तो 9 लाख रुपए का एक, तो हमें कैपिटल गेन निकालना है। तो जो इन्होंने दिल्ली टू आगरा वाला परमिट था ये तो इन्होंने खरीदा था, तो फुल वैल्यू कंसिडरेशन 9 लाख रुपए, और क्योंकि ये खरीदा था 2005 में तो लॉन्ग टर्म है, तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन करना है हमें। ये खरीदा था इन्होंने 5 लाख रुपीस में, बेचा अब है तो 331, और जो खरीदा था इन्होंने ये 2004-05 में खरीदा था, और 2004-05 का जो इंडेक्स नंबर होता है वो होता है 113। तो 5 लाख इंटू 331 डिवाइड बाई 113 ये हो गया 14,64,602। तो इसका मतलब इन्होंने एक तरीके से सस्ता बेच दिया है, तो लॉस हो जाएगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नेगेटिव में लिख देता हूँ 5,64,602। अब जो दूसरा है जो सेल्फ जनरेटेड था वह है दिल्ली टू जयपुर। ये भी 9 लाख में सेल आउट हुआ है, लेकिन क्योंकि ये सेल्फ जनरेटेड है इसीलिए हम इसकी कॉस्ट नील लेंगे और 9 लाख ही हमारा 9 लाख सीधा सीधा पूरा अमाउंट कैपिटल गेन हो जाएगा। कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहां पर इंडेक्सेशन अलाउ नहीं होता है, मतलब लॉन्ग टर्म है लेकिन आपको इंडेक्सेशन अलाउ नहीं है, इंडेक्स आप नहीं कर पाएंगे। वो क्या क्या सिचुएशन है आपको जरूर पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने ये याद नहीं रखी और एग्जाम में आप इंडेक्सेशन करके आ गए तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन इज नॉट अवेलेबल इन फॉलोइंग केसेस। अगर आप बोन्स या डिवेंचर्स ट्रांसफर करते हैं तो उस पर आपको इंडेक्सेशन अलाउ नहीं होता है। उसका रीजन है कि जो डिवेंचर्स है इनकी मार्केट वैल्यू में चेंजेस होते ही नहीं है, लगभग ना के बराबर होते हैं, होते भी है तो इसलिए इस पे इंडेक्सेशन का कोई सेंस नहीं है। ठीक है, लेकिन दो सिचुएशन ऐसी हैं जहां पर बोन्स या डिवेंचर्स का बॉन्ड का भी इंडेक्सेशन होता है। वो गवर्नमेंट ने कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड इशू करे जानबूझ के कि लोग उसका अच्छा इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा तो हम ये वाले बॉन्ड खरीद लेते हैं और गवर्नमेंट के ज्यादा बॉन्ड सेल हो पाएंगे, इसलिए। दूसरा, एक गोल्ड बॉन्ड इशू किए थे आरबीआई ने, वो भी 2015 इशू के, वो भी अलाउड है इंडेक्सेशन, अदरवाइज इंडेक्सेशन अलाउ नहीं है। ट्रांसफर ऑफ शेयर और डिवेंचर ऑफ एन इंडियन कंपनी बाय नॉन रेजिडेंट। तो अगर कोई नॉन रेजिडेंट है जिसने फॉरेन करेंसी में या फॉरेन करेंसी ट्रांसफर करके शेयर्स या डिवेंचर खरीदे हैं तो वहां पर क्या होता है, फॉरेन करेंसी को इंडियन करेंसी में ट्रांसफर किया जाता है। तो वहां पर क्या रहता है कि अलग अलग डेट, ट्रांसफर डेट का भी फॉरेन करेंसी ट्रांसफर होगा, एक्विजिशन डेट का भी, तो फॉरेन करेंसी में ऑटोमेटिकली फॉरेन करेंसी का जो एक्सचेंज रेट होता है वो ऑटोमेटिकली इंडेक्सेशन का बेनिफिट लिए हुए होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आज हम देखें डॉलर जो है वो 80 रुपए का है, 75 रुपए का है,
अगर आज से 40 साल पहले देखें तो हो सकता है वो 75-80 का ना होकर 35-40 25-30 का रहा हो। उससे पहले देखा जाए तो 10-15-20 रुपए का रहा हो। तो हमें ये पता चला कि जैसे जैसे हमारा इंडेक्सेशन का बेनिफिट मतलब महंगाई बढ़ रही है, तो हमें ये भी पता चला कि साथ साथ जो एक्सचेंज रेट है उसमें भी डिफरेंस आ रहा है, इसलिए अलाउ नहीं है। हमने पढ़ा था एक स्लम सेल, मतलब डिवीजन, बिजनेस का एक हिस्सा बेच दिया जाता है, तो उसमें पूरा बिजनेस का या एक पार्ट या पूरा बिजनेस बेच दिया जाता है। स्लम सेल मतलब उसका अलग अलग प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस डिसाइड नहीं किया जाता है, तो हम नेटवर्थ को कंपेयर करते हैं उसमें सेलिंग प्राइस से, तो वहाँ इंडेक्सेशन अलाउ नहीं होता है। इसके अलावा एक लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होती है इक्विटी शेयर्स इन द कंपनी और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, जो सेक्शन 112A में अभी हम बाद में सीखेंगे। तो ये 4 केस है जहां पर हमें इंडेक्सेशन अलाउ नहीं है। वैसे एक और है सेक्शन 50 जहां पर ये लिखा है कि डेप्रिशिएशन के केस में जो डेप्रिशिएबल एसेट्स होती हैं उन पर भी हम कभी भी इंडेक्सेशन नहीं करते, इंडेक्सेशन वहां पर भी अलाउ नहीं होता है। टैक्सेशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड्स, जीरो कूपन बॉन्ड्स होते हैं कि ड्यूरिंग द पीरियड हमें बॉन्ड्स का जो इंटरेस्ट है वो नहीं मिलता है, लास्ट में एक साथ मिलता है इकट्ठा किया हुआ। मतलब नॉर्मली क्या होता है, आपने 1000 रुपए का बॉन्ड खरीदा और 5 साल की वैलिडिटी है, तो आपको हर साल मान लिया 10% है, तो आपको हर साल 100 रुपए का इंटरेस्ट मिलता रहेगा। लेकिन जीरो कूपन बॉन्ड होता है कि वो आपको एक साल लास्ट में मिलेगा, तो 1 लाख एक साल लास्ट में या तो ये होगा 1000 वाला है, बाद में आपको 1500 2000 मिल रहे हैं, एक साथ मिल रहा है, या फिर ये है कि ये अभी आपको 600 रुपए का मिल रहा है और बाद में आपको 1000 रुपए वापस फेस वैल्यू मिल जाएगी। तो इसमें कैसे हम टैक्सेशन करेंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं। जीरो कूपन बॉन्ड मींस bonds issued by infrastructure capital company or infrastructure capital fund or public sector company or its scheduled bank in respect of which no payment and benefit is received or receivable before maturity or redemption, मतलब बीच में कोई बेनिफिट हमें नहीं मिलता है, विद द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन और कुछ भी कह सकते हैं। तो उस सिचुएशन में हमारा जो है जीरो कूपन बोन्स है, वहां पर हमारा क्या रहता है, इंडेक्सेशन के बारे में यहाँ पर लिखा है सिचुएशन की जहां पर हमारे को इंडेक्सेशन अलाउ नहीं होगा। तो आइए देखते हैं इसके बारे में हम टैक्सेबिलिटी का क्या रहता है। मैच्योरिटी एंड रिडेम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड टू बी रिगार्डेड एज ट्रांसफर, तो जब हमारा जीरो कूपन बॉन्ड का ड्यू डेट आएगा, मैच्योरिटी डेट आएगा, तो उस सिचुएशन में हम उससे ट्रांसफर मानेंगे और पेमेंट और बेनिफिट जो भी मिलेगा हमें उसको मैच्योरिटी के समय हम लोग क्या करेंगे, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान लेंगे। द प्रॉफिट अराइजिंग ऑन ट्रांसफर ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड शैल बी चार्जेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन फर्दर इफ सच जीरो कूपन बॉन्ड्स आर हेल्ड फॉर नॉट मोर देन 12 मंथ्स, तो ये शॉर्ट टर्म होगा, और 12 मंथ से ज्यादा होंगे तो लॉन्ग टर्म होगा। ऑन द अदर हैंड यही हो गया। टैक्सेबिलिटी की बात करें, taxability of long-term capital gain from zero coupon bond shall be chargeable to 10% of long-term capital gain without indexation of cost such bonds, तो इस पे स्पेशल टैक्स रेट है 10% का। इंडेक्सेशन अगर आप नहीं करते हैं तो इसके ऊपर आपको 10% के हिसाब से टैक्स देना होता है। तो जीरो कूपन बॉन्ड्स के बारे में हमने देखा कि स्पेशल टैक्स रेट है इसके लिए 10%, आप इंडेक्सेशन मत करिए तो टैक्सेशन आपका हो जाएगा 10%। कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग टू बी कंप्यूटेड सेपरेटली, आप जब कोई परचेज करते हैं, घर खरीदते हैं, तो घर अगर आपका घर देखेंगे तो फ्लैट की बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ पर एक टावर में हजारों घर है। अगर एक मकान ऐसा है कि जमीन है और मकान है और आपने वो खरीदा, तो मकान बहुत महंगा मिलता है, वो रीजन उसमें जमीन की कॉस्ट भी इंक्लूड होती है। तो क्योंकि जमीन की कॉस्ट भी इंक्लूड है तो हमें उसको अलग अलग निकालना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या हो जाता है, आपने पहले जमीन खरीदी, 5 साल बाद उस पर घर बनाया, है ना, अब उसे बेचा, तो एक तरीके से आपने 2 असेट बेची है एक साथ, एक तो लैंड अलग बेचा है, बिल्डिंग अलग बेचा है, एक साथ बेचा है, लेकिन एक्विजिशन डेट अलग अलग है, खर्चा अलग अलग है, तो उनको अलग अलग निकालना चाहिए अगर आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। अगर इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है तो एक साथ निकाल लेते हैं, एज्यूम करते हुए कि दोनों को एक साथ ही खरीदा गया, एक साथ ही बनाया गया। If the assessee has acquired land and then
डज द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग सब्सिक्वेंट ईयर में, तो ऐसी सिचुएशन में हमें कैपिटल गेन निकालते हुए दोनों को अलग अलग निकालना पड़ेगा। एक साथ बना बनाया मकान खरीदा फिर तो कोई इशू नहीं है, जमीन खरीदी फिर आपने किसी और साल में आपने मकान बनाया तो यहाँ पर इशू है। द पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ लैंड shall be from the date of its acquisition till the date of transfer, और holding of building will be date of construction to the date of transfer। तो दोनों का पीरियड ऑफ होल्डिंग अलग अलग रहेगा। इंडेक्सेशन करते हुए भी इन्हीं बातों का ध्यान हमें रखना है। ये बात तभी अप्लाई होगी जब हम इन दोनों को अलग अलग देख। तो हम बात कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 26 की। यहाँ पर इन्होंने एक प्लॉट खरीदा है दिल्ली में, मिस्टर एक्स ने 7 लाख का 2008-9 में, और इन्होंने कंस्ट्रक्शन किया है 17-18 में, और ये बेचा है 22-23 में 21 लाख, जिसमें 15 लाख रुपीस लैंड के हैं और 6 लाख रुपीस बिल्डिंग के। तो जहां पर हमें सारी इंफॉर्मेशन अलग अलग मालूम है तो हमें दोनों का अलग अलग ही कैलकुलेशन करना पड़ेगा कैपिटल गेन का। तो हम लोग दो पार्ट कर लेंगे इसके। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, जो सेलिंग प्राइस है वो अलग अलग दिया हुआ है हमें, 15 लाख और 6 लाख, दोनों ही लॉन्ग टर्म है। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस होगा 7 लाख इंटू 331 डिवाइड बाय, हमने 2008-9 के इंडेक्स नंबर से डिवाइड करना है, और 2008-9 का जो इंडेक्स नंबर है वो है 137। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 16,91,241, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नेगेटिव में आ जाएगा 1,91,241। अब हम बिल्डिंग की बात करते हैं। तो बिल्डिंग का जब हम इंडेक्सेशन करेंगे तो इसकी जो कॉस्ट है वो 5 लाख है, लेकिन जब डिवाइड करेंगे तो इसके लिए 17-18 का इंडेक्स नंबर लेंगे जो 272 है। तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 6,08,456 आ जाएगी, और इसमें भी लॉस आएगा। तो दोनों में ही लॉस आ रहा है, लेकिन दोनों को सेपरेटली हम कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, मिस्टर एक्स ने अपने फ्रेंड को एक कैपिटल एसेट बेची, हाउस 11222 को 25 लाख में। सब रजिस्ट्रार रिफ्यूज टू रजिस्टर द डॉक्यूमेंट फॉर द सेट वैल्यू एज अकॉर्डिंग टू हिम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन इज 45 लाख। तो ये तो बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। मिस्टर एक्स ने अपील की जहां पर उन्होंने वैल्यू फिक्स करी है 35 लाख, 22 लाख फॉर द लैंड एंड बैलेंस फॉर द बिल्डिंग, मतलब 13 लाख बिल्डिंग के लिए। द डिफरेंशियल स्टैम्प ड्यूटी वाज पेड accepting the said value. Mr. X has purchased the land on 1/6/2007 for 5,19,000 and completed construction on 1/10/2019 for 14 lakh। तो कैपिटल गेन कंप्यूट करना है, दोनों ही अलग अलग होंगे। तो लैंड इन्होंने परचेज किया था 1/6/2007 को, लॉन्ग टर्म। फुल वैल्यू कंसिडरेशन, तो 22 लाख रुपीस की वैल्यू आई है इसकी, इसमें से इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस होगी
5,19,000 में इन्होंने परचेज किया था। 2078 का इंडेक्स नंबर हमें चाहिए, क्योंकि 2078 में ही इन्होंने ये परचेज किया था। तो 2078 का इंडेक्स नंबर है 129, आप चेक कर सकते हैं, और ये आ जाएगा 13,31,698 और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 8,68,302। बात करते हैं बिल्डिंग की। जो बिल्डिंग है 1/10/2019 से 1/12/22 तक रही। 2 साल से ज़्यादा हो गए तो लॉन्ग टर्म हो गया। फुल वैल्यू कंसिडरेशन 13 लाख आया था इसका, क्योंकि टोटल वैल्यू 35 लाख थी। उस 35 लाख में से 22 लाख लैंड की वैल्यू हटा दी हमने, और बाकी हमारी 22 लाख में हटाने के बाद 13 लाख हमारी फुल वैल्यू कंसिडरेशन आ गया। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में इन्होंने 14 लाख रुपए खर्च किए थे। 331 और डिवाइड करेंगे 2019-20 के इंडेक्स नंबर से, जो है 289। तो हमारी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ जाएगी 16,03,460। यहाँ पर हमें लॉस हो जाएगा, तो ब्रैकेट में लिख देता हूँ 3,03,460। दोनों को साथ में ऐड करूँ तो सेट ऑफ हो जाता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और लॉस। तो हमारा 5,64,842 रुपीस आ जाएगा फाइनल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन।